हेलो फ्रेंड्स। BABG 171 अंडरस्टैंडिंग अम्बेडकर इसके 17 यूनिट आज हम करते हैं सोशल डेमोक्रेसी। तो इसमें देखो पहला जो स्ट्रक्चर है इसकी बेसिक चीज़ें यहाँ से भी आप देख सकते हो कि इसमें हम अम्बेडकर का व्यू जानेंगे सोशल डेमोक्रेसी को लेके। फिर इक्वालिटी पे उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया है, फंडामेंटल राइट के वो पक्षधर थे बहुत बड़े। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो स्टेट है वो वेलफेयर स्टेट होना चाहिए। तो ये जो टर्म्स है ना, इन्हीं सब को हम अच्छे से अभी समझेंगे। देखो, तो सबसे पहले हम चलते हैं इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन क्या है? सोशल डेमोक्रेसी जो टर्म्स है ना, ये इमर्ज हुई थी 20th सेंचुरी में। ठीक है। और इसमें क्या है, इट इज़ एसोसिएटेड विद द वेलफेयर स्टेट। तो सोशल डेमोक्रेसी जो टर्म है ये किससे एसोसिएटेड है, मतलब किससे मिलती जुलती है? तो इसमें है ये वेलफेयर स्टेट से रिलेटेड, जहाँ पे इक्वालिटी और सोलिडेरिटी ये सब चीज़ें होंगी। इसको एक और आप समझ सकते हो कि सोशल डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि जो राज्य है ना, जो गवर्नमेंट है, यहाँ स्टेट कह दो, गवर्नमेंट कह दो, वो क्या करे, शुड इंश्योर सिक्योरिटी एंड इक्वालिटी। सभी के जितने भी वहाँ नागरिक हैं उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और उनको इक्वालिटी देना, ये सोशल डेमोक्रेसी का मेन ऑब्जेक्टिव है। और एक और चीज़, सोशलिज्म जो है ना, सोशलिज्म का मतलब भी है जहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल करे इकोनॉमिक्स को, ठीक है, या इकोनॉमी को। तो सोशलिज्म में भी एस्टेब्लिश्ड वो लॉफुल तरीके से हो, ना कि फोर्स के द्वारा। तो ये जितने भी मैंने यहाँ पॉइंट अंडरलाइन किए हैं, इसमें आपको सिर्फ एक बेसिक चीज़ क्या निकालनी है, वो निकालनी है ये वाली, कि सोशल डेमोक्रेसी है वो प्योरली बेस्ड ऑन द आइडिया दैट स्टेट शुड इंश्योर सिक्योरिटी एंड इक्वालिटी फॉर ऑल। और ये जो सोशल डेमोक्रेसी टर्म है ये एसोसिएट है, ये मिलती है किससे? वेलफेयर स्टेट से। अब वेलफेयर स्टेट का मतलब ही है ना, जो लोगों की भलाई के लिए जो राज्य काम करे। इसके अलावा जो गवर्नमेंट, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे गवर्नमेंट है, ठीक है, या और अदर इंस्टीट्यूशंस है, उन सब का काम सोशल डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए? वो है अकाउंटेबल टू द पीपल्स, मीन लोगों के भलाई के लिए, लोगों के लिए वो जवाबदेही हो। इसके अलावा अगर हम बात करें सोशल सिक्योरिटी, जस्टिस, पार्टिसिपेशन, ये कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं डेमोक्रेसी को इम्प्रूव करने में। सोशल डेमोक्रेसी जो है, एक और चीज़ अम्बेडकर के अकॉर्डिंग अगर हम समझें तो उन्होंने कहा, जैसे आप इसको एक ना बेसिक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप सोच के देखो, जहाँ पे कास्ट सिस्टम है, मीन्स कास्ट, एक अपर कास्ट डोमिनेट करती है अदर कास्ट को, या फिर कुछ मुट्ठी भर लोग जो हैं वो डोमिनेट करते हैं इकोनॉमी में, और बाकी जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा, उनमें इनइक्वालिटी है। ठीक है, मीन्स कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, कोई बहुत ज़्यादा अमीर है। तो ये जो चीज़ें हैं, कास्ट सिस्टम हुआ, इनइक्वालिटी, ये सोशल डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। अंबेडकर यही कहना चाह रहे हैं कि सोशल डेमोक्रेसी का मतलब ही है इक्वालिटी, और वो इक्वालिटी सिर्फ पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, वो इकोनॉमिक और सोशल दोनों रूप से इक्वालिटी होनी चाहिए। इकोनॉमिक रूप में मीन्स जब अमीर और गरीब के बीच जो गैप है वो ना बराबर हो, मीन्स सभी लोग लगभग लगभग इक्वल हों। और सोशल इक्वालिटी का मतलब है जब कोई अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ऐसी कोई चीज़ें ना हो। तो अम्बेडकर जो है वो कास्ट सिस्टम के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है ना सोशल डेमोक्रेसी। तो सोशल डेमोक्रेसी है तो ऑफकोर्स वो इस यही तो सेंटर है सोशल डेमोक्रेसी का, कि इनइक्वालिटी ना हो कास्ट को लेके, और लोग ऐसे बटे ना हो कि एक अपर कास्ट, एक लोअर कास्ट, इस तरीके से। फिर अगर हम बात करें उसमें कुछ और एसोसिएटेड जो इससे सोशल डेमोक्रेसी से रिलेटेड ही टर्म्स हैं, वो क्या है कि अंबेडकर ने इम्पोर्टेंस जाहिर की है क्या, कि जो वीकर सेक्शन है, वल्नरेबल जो सोशल माइनॉरिटी जो सेक्शन है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, उनके सेफ गार्ड, उनकी रक्षा के लिए, उनके हित में काम किया जाए। यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स जो हैं और फंडामेंटल राइट्स, वो भी सही मायने में तभी काम कर पाएंगे जब सोशल इक्वालिटी होगी। क्योंकि आप इसको देखो, ये पॉइंट आप अंडरलाइन जो किए हुए हैं ये आप अपनी बुक में कर लेंगे, बस इसका एसेंस समझो आप एक बार। भाई सोशल डेमोक्रेसी, आप एक बात बताओ, अगर लोग इक्वल नहीं है, ठीक है, लोगों के साथ भेदभाव होता है जाति के आधार पर, या मान लो कलर के आधार पे, ठीक है, जैसे अब ब्लैक है कोई, कोई वाइट है, अगर इस आधार पे भेदभाव होता है तो आप संविधान में, अब बेशक से फंडामेंटल फंडामेंटल राइट जो हैं वो चिल्लाते रहें, उसका कोई मतलब नहीं है ना। तो ह्यूमन राइट हुए, फंडामेंटल राइट, इनका ट्रू जो सेंस है वो तभी निकल के आएगी जब सोशल लाइफ, सोशल जो डेमोक्रेसी है वो इंश्योर होगी। तो सबसे पहले हमें समाज में इक्वालिटी लानी होगी। समाज अगर इक्वल है, वहाँ पे अगर इक्वालिटी है,
ठीक है। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी आएगी और फिर उसके बाद जाके पॉलिटिकल जो या रियल जो डेमोक्रेटिक जो इक्वालिटी है वो एस्टेब्लिश हो पाएगा। अभी प्रॉब्लम क्या है? अभी प्रॉब्लम ये है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी की तो बात हमारे यहाँ पे की गई है कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, लेकिन सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हमारे यहाँ पे समाज में नहीं है और इसीलिए समाज में इतना ज़्यादा डिवीज़न है। तो अम्बेडकर यही कह रहे हैं कि राज्य का जो काम है वो है वेलफेयर करना, लोगों की भलाई के लिए काम करना, और वो भलाई सोशली हो सकती है, इकोनॉमिकली हो सकती है, पॉलिटिकल रूप से हो सकती है। ठीक है ना? तो ये बेसिक हमने पहले सारा इंट्रो चीज़ें देखी। आगे है कि अम्बेडकर कंसेप्शन ऑफ सोशल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी का लेके उनका व्यू क्या था। तो अम्बेडकर ने कहा कि डेमोक्रेसी जो है उसका सही मतलब क्या है कि जहाँ पे सोशल इक्वालिटी हो, फ्रीडम हो, एसोसिएटेड लिविंग, जस्ट सोशल ऑर्डर, मोरल गवर्नेंस। अब ये चीज़ें देखना, अब ये जो पॉइंट है ना, ये ऊपर फर्स्ट लाइन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल इक्वालिटी आपको समझ आ गई होगी कि समाज में सभी लोग इक्वल। फ्रीडम मतलब लोगों को फ्री अधिकार हो, उनको बोलने की आज़ादी हो, ठीक है, एजुकेशन को एक्सेस करने की आज़ादी हो। जैसे आज भी कई जगह क्या होता है, लोगों को किसी पर्टिकुलर कुएं से पानी नहीं उनको लेने दिया जाता, उनके मंदिर में एंट्री नहीं है। तो ये सब ना हो, मीन सोशल इक्वालिटी हो, लोगों को फ्रीडम हो। एसोसिएटेड लिविंग का मतलब लोग मिलजुल के रहें, ऐसे डिवीज़न ना हो, फ्रेगमेंटेड टुकड़ों में ना बटा हुआ हो समाज। जस्ट सोशल ऑर्डर का मतलब जैसे वर्ण सिस्टम में क्या था, एक सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, शूद्र। तो ये जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर था ये जस्ट सोशल ऑर्डर नहीं कहलाएगा। जस्ट सोशल ऑर्डर का मतलब होता है कि हॉरिजेंटली सभी लोग इक्वल हों। वो वर्ण सिस्टम वर्टिकल को शो करता है, जो एक टॉप पे बैठा हुआ है, एक सबसे नीचे बैठा हुआ है। तो ये जस्ट सोशल ऑर्डर मतलब हॉरिजेंटली एक लाइन है जैसे, तो उसमें सभी लोग इक्वल पायदान पे बैठे हों। और मोरल गवर्नेंस का मतलब क्या है कि जो सरकार है वो मोरली, मोरलिटी का मतलब ही है जो लोगों की भलाई के लिए काम करे। तो भलाई यहाँ सेंस आती है। तो जो अम्बेडकर की जितनी भी राइटिंग है उसमें सोशल इक्वालिटी आपको दिखेगी, लोगों के जो फ्रीडम है, अधिकारों की बात अम्बेडकर की राइटिंग में दिखेगी। एसोसिएटेड लिविंग्स मीन अम्बेडकर ने हमेशा से कहा है कि सोसाइटी जो है वो शुड बी एसोसिएटेड, ना कि फ्रेगमेंटेड, टुकड़ों में बटी ना हो, एक इस दूसरे के साथ मिल के लोग रहें। जस्ट सोशल ऑर्डर जहाँ पे सभी लोग इक्वल हों, तो हॉरिजेंटली। और मोरल गवर्नेंस का मतलब जहाँ पे लोगों को सरकारें जो हैं वो मोरल वैल्यूज़ को लेके चलें, मतलब लोगों की भलाई के लिए। तो यहाँ वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। ये सारे पॉइंट अम्बेडकर की राइटिंग में हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा अम्बेडकर ने हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल और सोशल जो सिग्निफिकेंस है इंडिया को, उसको भी उन्होंने एड्रेस किया। आपको पता ही अम्बेडकर जो थे वो इकोनॉमिस्ट भी थे, ठीक है, पॉलिटिकल थिंकर भी थे, लॉ भी उन्होंने पढ़ा हुआ था, ठीक है, तो उनको मल्टीपल सब्जेक्ट की जानकारी थी। तो उन्होंने जब इंडिया में डेमोक्रेसी, जब उनसे पूछा गया कि इंडियन डेमोक्रेसी कैसे अलग है, तो उन्होंने उस चीज़ को एड्रेस किया और उन्होंने कहा कि हिस्टोरिकल रूप से पॉलिटिकल और सोशल मीन्स अलग अलग पहलू को उठा करके बताया उन्होंने कि इंडियन डेमोक्रेसी कैसे अलग है। ठीक है, उसमें जैसे आप इसको ऐसे भी समझो कि अम्बेडकर एस्पायर्स टू नर्चर द कल्चर ऑफ डेमोक्रेसी इन ऑल स्पेयर ऑफ लाइफ। जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे आपको मार्क्स का बता दो, मार्क्स ने हमेशा ही जो अपनी बात की है ना वो सिर्फ इकोनॉमिक रूप में की है। अगर हम बात करें कि वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अगेंस्ट थे और वो समाज में सोशलिज्म लाना चाहते थे, तो उनकी जो आइडियाज़ हैं वो कहीं ना कहीं एक फिक्स पैटर्न में हमें दिखाई देंगे। लेकिन अम्बेडकर ने डेमोक्रेसी को समझने के लिए हर एक स्पेयर का मतलब होता है एरिया, भाई कितने सब्जेक्ट हैं, जैसे मैंने कहा पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, सोसाइटी है जिसको सोशोलॉजी बोलते हैं, फिलॉसफी है, हिस्ट्री है। तो हर एक सब्जेक्ट को उन्होंने इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बताई है। तो उन्होंने यही कहा है कि डेमोक्रेसी को अगर आपको समझना है तो हर एक स्पेयर मीन्स ऑल स्पेयर ऑफ लाइफ को हमें समझना होगा, तभी सही मायने में डेमोक्रेसी का मतलब आप निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि जैसे डेमोक्रेसी किस सिद्धांत पे काम करती है, डेमोक्रेसी में होता है 1 पर्सन 1 वैल्यू। ठीक है, वोटिंग वे में अगर आपको पता ही है कि वोट जब हम डालते हैं तो हर एक इंसान की जो वोट की वैल्यू है वो इक्वल है, तो 1 पर्सन या 1 मैन 1 वैल्यू, ये डेमोक्रेसी का मेन फंडामेंटल है। तो उन्होंने कहा कि यही चीज़ सेम होनी चाहिए किसमें, सोशल और इकोनॉमिक रूप में भी। मीन्स इकोनॉमी में भी लोग जो हैं वो इक्वल हों और उनकी वैल्यू जो है वो बराबर हो,
ऐसा ना हो कि कोई जैसे अंबानी है उसको अलग से ट्रीट किया जाए और नॉर्मल गरीब पर्सन को अलग से ट्रीट किया जाए, क्योंकि अगर आप अलग ट्रीट कर रहे हैं तो साफ यहाँ पे फिर से इनजस्टिस हो जाएगा, ये इनइक्वालिटी है। तो यहाँ ये जितने भी पॉइंट है ना, आपको डिट्टो रटना नहीं है, उसको एसेंस समझना है। और एसेंस यहाँ पे उन्होंने यही कहा है कि अंबेडकर का जो विजन है ना वो थोड़ा ब्रॉड है। नैरो विजन क्या होता है? नैरो विजन का मतलब होता है आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक, एक पर्टिकुलर एरिया पे ही आपका फोकस अगर है, जैसे सिर्फ पॉलिटिकल एंगल, मान लो सिर्फ आप पॉलिटिकल अधिकारों की बात करते हैं कि भाई लोग पॉलिटिकल पार्टियां ज्वाइन कर सकें, उनको बोलने की आज़ादी हो, ठीक है, उनको वोटिंग करने का अधिकार हो। अगर सिर्फ आप हमेशा इस पॉलिटिकल एंगल्स पे ही बात करते हैं तो आपका व्यू नैरो है। लेकिन अगर आप समाज को बेहतर बनाने के लिए अलग अलग स्पेयर, अलग अलग एरियाज उठाते हैं, हिस्ट्री के संदर्भ में आप बात करते हैं, जैसे इन्होंने हमेशा वर्ण सिस्टम जो के ऊपर जो प्रहार किया है अम्बेडकर ने, जो चोट की है, हमेशा आपको पता है अम्बेडकर हिंदुइज्म के, हिंदू के जो वर्ण सिस्टम, ब्राह्मणिकल जो वर्ण ऑर्डर है उसके अगेंस्ट रहे हैं। तो ये क्या है? ये हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू है उनका। सेम इकोनॉमी में अगर बात करें तो वेलफेयर स्टेट की, सोशलिज्म की बात करते हैं, वो कहते हैं कि इकोनॉमी पे जो कंट्रोल हो वो गवर्नमेंट का होना चाहिए। तो ये क्या है? ये उनका इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू बताता है। फिलोसफिकल अगर हम समझे तो आपको पता है वो बुद्धिज़्म को उन्होंने सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि बुद्धिज़्म जो रिलीजन है वो ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर रिलीजन। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बुद्धिज़्म में ऐसे कोई कास्ट सिस्टम या फिर ऐसे अपर लोअर जैसा कुछ नहीं है, बुद्धिज़्म में सभी लोग इक्वल हैं। तो वो उनका फिलोसफिकल एंगल है। समाज, सोशल अगर एंगल समझें तो उन्होंने कहा कि जो कास्ट जो बनाई गई, जो लोग एक दूसरे में डिवाइड हो गए, नीचे और अपर कास्ट में जो डिवीज़न हो, उसके कारण सोसाइटी फ्रेगमेंटेड हुई और इसीलिए इंडिया में नेशन जो है कॉन्सेप्ट है वो सही से नहीं एस्टेब्लिश हो पाया। ये हम प्रीवियस चैप्टर्स में हम कर चुके हैं ये। तो ये इनका सोशल एंगल है। तो देखो कैसे इनको अलग अलग व्यू हैं। तो इन्होंने वही कहा है कि अगर आपको अच्छे से डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना है तो आपको अलग जो हिस्से हैं जीवन के उनको भी आपको समझना होगा और उन सभी में इक्वालिटी लानी होगी। तो सोशली रूप से, अब रिलीजन में देखो ना इनइक्वालिटी कैसे है। आज भी हम कई जगह देखते हैं लोगों को किसी मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है या महिलाओं को जाने का अधिकार नहीं है। तो ये इनइक्वालिटी हुई रिलीजन रूप में। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आप देख ही रहे हैं समाज में, सोशल इनइक्वालिटी भी है कास्ट रूप में। तो अम्बेडकर इन सब को इक्वल लाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ वन पर्सन, वन वैल्यू, वन वोट ही पर्याप्त नहीं है। अगर इसको पूरे को हमें समझना हो तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली द मीन्स टू एस्टेब्लिश द गुड गवर्नेंस इन द सोसाइटी। Along with political democracy, Ambedkar advocate the economic equality, social equality और philosophical या religious equality। इस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़ इनको रटे ना। ये तो मैं जो अंडरलाइन कराता हूँ ये है कि आपको इतना ही पढ़ना है, फालतू आप बेशक से ना भी देखें, बट आपको इनको भी, जब ये अंडरलाइन है तो इन सबको रटना नहीं, इनका एसेंस समझना है कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये जो मैंने बात की कि अलग अलग स्पेयर ऑफ लाइफ, तो इसको आप अच्छे से अब समझ गए होंगे। ठीक है ना। आगे अगर हम बात करें, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो इंडिया में है वो वेस्ट से, जो कई लोग कहते हैं ना कि जो डेमोक्रेसी इंडिया में वो वेस्ट से आई है। तो उन्होंने कहा कि जो इंडियन डेमोक्रेसी है वो एंशियंट टाइम में भी थी। ठीक है, और उन्होंने कुशीनगर का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जब महात्मा बुद्ध की जब डेथ होती है तो कैसे उस दौरान सभा जो है, सेशन जो है वो कंटिन्यू वर्क करता रहा। तो अम्बेडकर ने कहा है कि एंशियंट टाइम में जो हमारे यहाँ जो सिस्टम था जो रूल करने का, वो सेम पार्लियामेंट्री सिस्टम के आधार पे ही था। और उन्होंने ये कहा कि कोई भी डेमोक्रेसी तब फेल हो जाती है जब रोंग आइडियोलॉजी या रोंग ऑर्गेनाइजेशन जब होती हैं। ये जो पॉइंट है ना, ये जो पहरा है, ये जस्ट इस पूरे पहरे का ही चैप्टर हम पीछे देख चुके हैं। जिससे पहले जो चैप्टर था उसमें यही था, लिमिटेशन ऑफ डेमोक्रेसी, कि लोकतंत्र के आगे प्रॉब्लम कब आती हैं। तो दो उन्होंने प्रॉब्लम बताए थे। जब उन्होंने कहा कि कुछ मुट्ठी भर लोगों के अधिकार अगर सत्ता हाथों में आ जाती है तो वो डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाती है, तो वो भी एक लिमिटेशन है। और दूसरे उन्होंने बोला कि रोंग ऑर्गेनाइजेशन और रोंग आइडियोलॉजी जो हैं ये भी डेमोक्रेसी के फेलियर की वजह है। तो अब बात आती है कि उन्होंने डेमोक्रेसी को, यहाँ देखो मैंने साइड में लिखा हुआ है न्यू मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। मिस अंबेडकर का जो व्यू है डेमोक्रेसी को लेके ये अलग कैसे है।
फिर से बोलते हैं, डेमोक्रेसी को लेके उनका व्यू अलग है। तो न्यू मीनिंग उसमें क्या ऐड ऐसा उन्होंने किया कि उनका जो डेमोक्रेसी का व्यू है वो सब लोगों से अलग है। तो अंबेडकर ने डेमोक्रेसी जो है उसके साथ साथ मीन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ साथ उन्होंने सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की भी बात की। सोशल डेमोक्रेसी में है वो राज्य को वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो राज्य है, स्टेट जो है, वो लोगों की भलाई के लिए काम करे और जहाँ पे सभी लोग इक्वल हों। और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों को सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, सभी लोगों को इक्वल वेजेस, इक्वल जो उनके इकोनॉमिक जो राइट हैं, ठीक है, वो मिलें। तो मीन्स वो सिर्फ पॉलिटिकल एंगल से ही इक्वालिटी की बात नहीं करते, वो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की भी उन्होंने बात की है। तो यहाँ पे यही सब बातें हैं। देखो कि सोशलिज्म जो है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अल्टरनेटिव में खड़ी हुई काफ़ी कंट्रियों में। जैसे एग्जांपल ले लो, रशिया जो हम देखते हैं, जो सोवियत यूनियन था, वहाँ पे सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट आया। तो अंबेडकर ने कहा कि सोशलिज्म जो है वो अगर मीन्स अगर अंबेडकर से जब पूछा गया कि आप दो टाइप के आपके सामने गवर्नमेंट का अगर ऑप्शन आता है, एक तरफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आपको चुननी है, एक तरफ सोशलिज्म, तो आप किसे चुनेंगे? तो अंबेडकर ने कहा कि मैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को सपोर्ट करूंगा। और जब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बन जाएगी, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मतलब जब लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार जब सत्ता में आएगी, ये एक काम हो गया। फिर जब वो लोग चुन के आए, जो रिप्रेजेंटेटिव चुन के आए, वो सरकार फिर लोगों की भलाई के लिए काम करे, जो इकोनॉमी है उसको कंट्रोल करे, फिर राज्य है। तो कहने का मतलब सत्ता जो है वो वर्क करे पार्लियामेंट्री फॉर्म में, लेकिन जो लोगों के लिए हित में काम करना है वो करे सोशली रूप में, सोशलिज्म रूप में। तो आपको ये अंतर समझना है। फिर से बोलता हूँ, इस पॉइंट को प्लीज ध्यान से समझना। इसीलिए उनकी डेमोक्रेसी अलग है। क्योंकि कई लोग ना ये कहते हैं कि अंबेडकर की जो डेमोक्रेसी है वो तो सोशलिज्म से मिलती है, भाई वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, वो कहते हैं राज्य ही सारा कंट्रोल करे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या अंबेडकर सोशलिज्म को सपोर्ट करते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, अंबेडकर एडवोकेट्स करते हैं, मीन सपोर्ट करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें लोग जो हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे प्रॉपर फ्री एंड फेयर इलेक्शन के थ्रू। और जब गवर्नमेंट बन जाएगी तो वो गवर्नमेंट जब पार्लियामेंट में कोई कानून बनाएगी तो प्रॉपर डिस्कशन डिबेट के बाद वो कानून बनेगा। और गवर्नमेंट का जो काम होगा वो लोगों की भलाई करने का काम होगा, और इकोनॉमी जितने भी एरिया हैं उन सभी पे अधिकार जो है वो गवर्नमेंट का होगा। ये इस तरीके से वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को मिला करके सोशलिज्म करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं सोवियत यूनियन की बात करूं, तो वहाँ पे लोगों के द्वारा चुनी हुई गवर्नमेंट नहीं थी। वहाँ पे सिर्फ कुछ मुट्ठी भर जो लोग हैं उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ठीक है, और वो सत्ता में आ गए। और तो वहाँ पे लोगों को ना कोई ये राइट थे, फंडामेंटल राइट या वोटिंग राइट, पार्टीज बनाने का अधिकार, ऑर्गेनाइजेशन बनाने का अधिकार, ये सब वहाँ पे नहीं था। कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में पावर थी, और फिर वो सोशलिज्म मतलब उन्होंने फिर सारे एरिया पे कंट्रोल गवर्नमेंट का ही होता था। तो ये गलत है। अंबेडकर ने कहा कि ये सही मेथड नहीं है। मैं चाहता हूँ लोगों को पॉलिटिकल राइट मिले, उनको अधिकार मिले, राइट टू वोटिंग का अधिकार मिले, पॉलिटिकल पार्टियां बनाने का अधिकार मिले, इवन सरकार को क्रिटिसाइज भी, सेम जो जो भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो चीज़ें होती हैं, अपोजिशन भी हो पार्लियामेंट में, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन भी हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में होती हैं, और वो चाहते थे कि ये सब हो। हाँ, बस एक एक्स्ट्रा उन्होंने ये बोला है कि मैं बस ये चाहता हूँ कि जब तक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है समाज में, तब तक जो लोग हैं मीन्स जो सरकारें हैं वो सोशलिज्म कॉन्सेप्ट को अपना लें। मीन्स कंट्रोल, इकोनॉमी पे कंट्रोल राज्य का हो, गवर्नमेंट का हो। ये आपको पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा। तो सिर्फ वो सोशलिज्म को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो सोशलिज्म को सिर्फ इसलिए लेके आ रहे हैं कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ध्यान रखना हमेशा के लिए नहीं। वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ सोशलिज्म, जो सरकार जो कंट्रोल करे पूरी इकोनॉमी को, ये जब तक करे जब तक समाज में इक्वालिटी ना आ जाए। जब समाज में इक्वालिटी आ जाए तो बेशक आप इस सोशलिज्म को छोड़ दें, और फिर आप अपना प्रॉपर जो भी आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को सपोर्ट करना है या मिक्स्ड रखना है, आप उसको कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान रखें, ये जो मैंने आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उन्होंने कुछ 4 सिद्धांत बताए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को लेके। उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल मीन्स जो इंसान खुद है ना, वो अपने आप में ही पर्याप्त है। तो देखो सोशलिज्म में ये चीज़ें नहीं है भाई। एक छोटा सा एग्जांपल है, सोशलिज्म जब सोवियत यूनियन में क्या होता था, क्योंकि सरकार सारी चीज़ें कंट्रोल करती थी,
वहाँ पे मान लो आप गए और आपने कहा कि जी मुझे ना टैटू बनवाना है, तो आपको वहाँ पे लात भी पड़ सकती है, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें सोशलिज्म के वहाँ पे जीन्स पहनना और टैटू बनवाना ये सब चीज़ें नहीं थी। मीन्स सरकार वेलफेयर के लिए सारा काम करेगी, लेकिन आपको उस तरीके से फ्रीडम नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या है, अम्बेडकर क्या कहते हैं कि पहली बात, इंडिविजुअल इज एन एंड इन हिमसेल्फ, कि अगर इंसान चाहता है वो खुद के लिए अपनी जो भी उसको पसंद है अगर वो करना चाहता है तो उसको बिल्कुल अधिकार मिले वो, ये है पहला पॉइंट। दूसरा, इंडिविजुअल हैज सर्टेन इनएलिनेबल राइट्स, इसका मतलब कि हर एक इंसान को कुछ ऐसे अधिकार मिलें जो कि गारंटीड हों कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, और उन अधिकार को कभी भी इनएलिनेबल का मतलब उनसे अलग ना किया जा सके। जैसे आपको पता है हमें हर एक पर्सन को हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट हैं, उनको अधिकार हैं। इवन जो प्रिजन हैं, जो कैदी हैं, जो कोई गुनाह करते हैं, उनको भी अधिकार हैं एज ए ह्यूमन, ठीक है, उनके भी कुछ फंडामेंटल अधिकार हैं। तो वही अंबेडकर ने बोला कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो दूसरा जो सिद्धांत है वो है कि हर एक इंडिविजुअल को कुछ अधिकार मिलें और वो अधिकार ऐसे हों जिनको कोई भी ना छीन सके, और अगर उन अधिकारों को कोई छीनता है तो उन अधिकारों की रक्षा कौन करेगा, वो करेगा कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल शुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू स्टॉप हैविंग एनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। जैसे एक पर्सन है, उसका राइट है क्या, अपने आप की जैसे आप एक ऐसे समझ लो एग्जांपल, कोर्ट में ना जब मान लो कोई दोषी जाता है और कोई भी उस पर्सन का केस नहीं लड़ता, तो इवन गवर्नमेंट उसको वकील प्रोवाइड करती है, या इवन जज उसको बोलने का मौका देता है कि भाई आप अपनी सफाई में भी बोल लो। ये क्या है, ये यही है कि आप किसी को भी शुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू स्टॉप, आप उसको रोक नहीं सकते, उसके जो अधिकार है, उसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट हैं, आप उनको रोक नहीं सकते, ठीक है ना। और चौथा, द स्टेट शैल नॉट डेलीगेट पावर टू प्राइवेट पर्सन, कि जो राज्य है वो किसी प्राइवेट पर्सन को, मीन्स जो चुन के नहीं आया है, भाई हमारे पार्लियामेंट्री में क्या होता है, लोग चुन के, रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो लोगों के द्वारा चुने हुए होते हैं ना, तो उन्होंने कहा कि लोगों के द्वारा जो चुने हुए हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्हीं के हाथ में पावर होनी चाहिए गवर्न करने की, प्राइवेट के हाथ में नहीं, ठीक है ना। तो ये 4 पॉइंट आपको समझ आ गए। पहली बात कि इंडिविजुअल अपने आप में ही पर्याप्त है, मीन्स जो उसको पसंद है, जो उसको जो करना चाहता है वो, ठीक है, जो उसको शिक्षा है, जो भी उसका इंटरेस्ट है, तो वो उसको करने दें, ये उसका अधिकार है, आप उसको छीन नहीं सकते। दूसरा, हर एक इंसान को कुछ राइट मिलेंगे जो गारंटी उसको सपोर्ट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी, थर्ड है, किसी भी इंसान को आप उसके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते। और चौथा जो है कि स्टेट जो है सेल नो डेलीगेट पावर, वो प्राइवेट पर्सन्स के हाथों में पावर नहीं देगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिद्धांत बताए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से रिलेटेड अंबेडकर ने। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कुछ कंडीशंस हैं जो मॉडर्न डेमोक्रेसी को अगर आपको सक्सेसफुल बनाना है, तो उन्होंने कुछ कंडीशन भी सुझाई। वो क्या क्या कंडीशन है, पहली कि इनइक्वालिटीज़ को आपको कभी भी सपोर्ट नहीं करना है। इसका मतलब क्या हुआ, साफ है कि अगर आप लोकतंत्र को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपको समाज से हर तरीके की इनइक्वालिटी को ख़त्म करना होगा, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, या रिलीजन रूप में हो, ठीक है। दूसरा, अपोजिशन का मस्ट, मतलब स्ट्रोंग होना बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि जहाँ पे भी लोकतंत्र है और वहाँ अगर अपोजिशन स्ट्रोंग नहीं है, अफेक्टिव नहीं है, मीन्स वो प्रॉपर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को अच्छे से व्यू उसको सोच नहीं रहा है, तो ये चीज़ भी गलत। मीन्स अपोजिशन का स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इक्वल होना चाहिए सभी लोगों के लिए, ऐसा नहीं हो कि कुछ लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं और कुछ लोग बेचारे पिस रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट बी इक्वल फॉर ऑल। और चौथा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है वो हमेशा बची रहे। भाई एक बात बताओ, इंसान है तो इंसान है तो उसके अधिकार है ना, मीन्स उसके अधिकारों की रक्षा, एक संवेदना होना, इंसान को इंसान समझना। जब भी मोरालिटी का मतलब आपको दिखाई देना, कभी भी मोरालिटी आप पढ़ें तो आप सोचे बस इंसान को इंसान रूप में उसकी कदर हो, मोरालिटी, आप इंसान को जानवर ना समझें, ठीक है ना। तो ये कुछ उन्होंने पॉइंट बताए जो सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी हैं, ठीक है। तो अच्छा, एक और चीज़, ये जो 4 पॉइंट हैं ये है कि कैसे आप लोकतंत्र को मजबूत बना सकते हैं, और ये जो ऊपर 4 प्रीमिसेस जो बताए ये क्या थे, ये मीन्स पार्लियामेंट डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं और ब्रॉड वे में वो बता रहे हैं कि पार्लियामेंट डेमोक्रेसी जो है वो क्या है। तो ये सब चीज़ें हैं कि मीन्स जहाँ पे लोगों के अधिकार हों,
ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन उनकी रक्षा करे, उनके अधिकारों को कोई छीन ना सके, ये सारे। तो ये पार्लियामेंट डेमोक्रेसी के डेफिनेशन के तहत आप इसको ले सकते हैं। लेकिन यहाँ जो नीचे के जो 4 पॉइंट है ये वो बताते हैं कि कब पार्लियामेंट डेमोक्रेसी को हम और बेहतर बना सकते हैं। भाई हर चीज़ में गुंजाइश तो होती है ना कुछ बेहतर होने की, तो उस अच्छा होने की कुछ कंडीशंस बता रहे हैं कि अगर ये चीज़ें हमने समाज में की तो हमारी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और ज़्यादा मजबूत होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू हिम डेमोक्रेसी इज दैट फॉर्म एंड मेथड ऑफ गवर्नमेंट वेयर बाय रिवोल्यूशनरी चेंज इन इकोनॉमी। तो उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी जो है उसका सही मतलब क्रांति उसमें तभी पॉसिबल है जब इकोनॉमिक और सोशल जो इक्वालिटी है, सोशल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ में भी बदलाव आए विदाउट ब्लड शेड। मीन्स आप जो क्रांति करें वो खूनी क्रांति नहीं है जैसे कम्युनिज्म वाले करते हैं, सोशलिज्म वाले करते हैं, ठीक है, वो नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम संविधान को लेकर के और संविधान के तहत ही बदलाव लाएं, और वो बदलाव 2 एरियाज में, इकोनॉमिकल और सोशल। और ये ऑलरेडी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी आप अंबेडकर का डेमोक्रेटिक व्यू लिखे ना, तो डेमोक्रेसी के साथ साथ वो सोशल और इकोनॉमिक लाइफ की भी बात करते हैं। वो कहते हैं तीनों का होना बहुत जरूरी है। अगर सिर्फ आप एक तरफ, आपने पॉलिटिकल राइट तो आप लिया है, लोगों को राइट टू वोट का अधिकार दे दिया, वहाँ पे चुनाव भी होते हैं, ये सब चीज़ें तो हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ समाज में सेम कास्ट सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, सेम लोगों के साथ भेदभाव होता है और इकोनॉमिक रूप से बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है। तो वो कह रहे हैं कि ये फिर कोई मतलब नहीं बनता है उस लोकतंत्र का। तो सही मायने में डेमोक्रेसी का मतलब भी है जहाँ पे डेमोक्रेसी के साथ, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ साथ इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी भी हो। और इसी में वो एक और चीज जोड़ देते हैं, वो है एथिक्स। इसका मतलब मोरलिटी पे भी उनका बहुत ज्यादा जोर है। वो कह रहे हैं कि जो राज्य है, सरकारें जो हैं, गवर्नमेंट है, वो हर एक इंसान के प्रति संवेदनशील हो। भैया आप एक छोटी सी चीज बताओ, मान लो अभी क्राइम होते हैं, ठीक है, तो हम कई बार क्या करते हैं, दबाव में, जो पॉलिटिकल दबाव या किसी पावरफुल पर्सन का दबाव के रूप में जो भी इंस्टीट्यूशन है वो अपने अच्छे से काम नहीं करते। तो अम्बेडकर ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, राज्य का जो काम है वो मोरलिटी पे होना चाहिए। जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो सभी मोरलिटी को सर्व करें, संवेदना होनी चाहिए। मीन्स गलत अगर किसी के साथ भी हुआ है तो हमें उसको महसूस भी करना चाहिए, तभी सही मायने में हम उसको न्याय दिला पाएंगे। भाई एक और एग्जाम्पल आप उठाओ, अम्बेडकर के साथ हमेशा से भेदभाव हुआ है, यह बात आपको पता है, ठीक है, बचपन से उनके साथ कितना भेदभाव हुआ, तो कुछ संवेदना थी ना उस दर्द को उन्होंने महसूस किया, तभी तो उन्होंने हमेशा फिर आगे चल के जो डिप्रेस जो वर्ग है, माइनॉरिटी है, ठीक है, उनके अधिकारों के लिए वो लड़े। तो वो संवेदना बहुत जरूरी है। अगर वो संवेदना नहीं है, वो मोरालिटी, वो इथिक्स, वो गुड वैल्यूज वो आप में नहीं है ना, तो आप कभी भी समाज के लिए बेहतर नहीं कर सकते। तो ये भी आप इसमें ऐड कर दें डेमोक्रेसी में। तो डेमोक्रेसी की में क्या क्या ऐड हो जाएगा, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ साथ इकोनॉमिक इक्वालिटी और सोशल इक्वालिटी को ऐड करें। और इनके साथ साथ आप लिखें कि अंबेडकर ने हमेशा एडवोकेट मतलब सपोर्ट करना मोरालिटी, गुड वैल्यूज, ठीक है, वही इक्वालिटी, फर्टर्निटी और लिबर्टी। तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं ना, ये हमेशा आपको आंसर में लिखने जब भी आप अंबेडकर से रिलेटेड लिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम आगे चलें तो उन्होंने कहा कि जो फ्री गवर्नमेंट है, फ्री गवर्नमेंट का मतलब ही है कि जो प्रॉपर डिस्कशन के साथ, मीन्स बिना किसी प्रेशर, बिना किसी दबाव में लोगों के हित में जो गवर्नमेंट काम करे, वही सही मायने में फ्री गवर्नमेंट है। अभी आप पाकिस्तान में देख लो, म्यांमार में देख लो। पाकिस्तान में क्या होता है, हमारे साथ ही वो आज़ाद हुए थे, लेकिन वहाँ पे लोकतंत्र कभी भी काम नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट बेशक चुन के बीच बीच में लोगों के द्वारा ही आई हो, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट फ्री नहीं है। कभी मिलिट्री उसको कंट्रोल कर रहा है, कभी और पर्टिकुलर वर्ग उस पर कंट्रोल कर रहा है, कुछ मुट्ठी भर लोग कंट्रोल कर रहे हैं। तो वो आप देख लो फिर क्या हाल होता है। तो अम्बेडकर ने यही कहा कि फ्री गवर्नमेंट का मतलब ही है कि जहाँ गवर्नमेंट किसी के दबाव में काम ना करे, वो प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन, वो प्रॉपर संविधान के दायरे में रह के और लोगों के वेलफेयर के लिए अगर जो काम करे, तभी सही मायने में वो गवर्नमेंट फ्री गवर्नमेंट कही जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया इतना हमारा। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि जो फीलो ह्यूमंस बीइंग है, मीन्स हमारी एक दूसरे के प्रति जो हमारे भाई बंधु हैं या जो दोस्त हैं समाज में, मीन्स कोई भी पर्सन हो, तो फेलो ह्यूमंस बीइंग के प्रति हमें रिस्पेक्ट दिखानी होगी
और उसको भी इक्वल समझना होगा, तभी सही मायने में सोशल डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो पाएगी। फिर उन्होंने यहाँ पे एक जैसे एम जी रानेडे, उसको उन्होंने सपोर्ट किया, एम जी रानेडे के व्यू को। उन्होंने कहा है कि सोशल डेमोक्रेसी को आप तभी क्रिएट कर सकते हैं जब हर रूप से, मीन्स रिलीजन रूप में भेदभाव ना हो। जैसे आप एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। बीच में आपने कभी कभी सुना होगा, जैसे कुछ टेम्पल में जैसे महिलाओं की एंट्री नहीं है, कहीं पे मान लो जो नीचे तबके के लोग हैं उनकी एंट्री नहीं है, या फिर कोई मंदिर में घुसा तो जैसे उसकी पिटाई कर दी, ऐसी समाज में न्यूज़ वगैरह में हम ऐसी चीज़ें देखते हैं। तो उन्होंने, अम्बेडकर ने यही कहा है, और एम जी रानेडे ने भी यही कहा था। तो आप इसको ऐसे मतलब मिल के ही लिख सकते हैं कि अम्बेडकर ने सपोर्ट किया एम जी रानेडे के व्यू को, और उन्होंने यही कहा कि जो सही मायने में डेमोक्रेसी है वो तभी एस्टेब्लिश हो पाएगी जब सभी लोगों का अब इक्वल। अब वुमेन ले लो, देखो 50% वुमेन 50% मेल, लेकिन आप देख लो समाज में वुमेन की कंडीशन क्या है। ये आप बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे कि उनके साथ आज भी, चाहे वो वर्क प्लेस पे ले लो, कहीं पे पढ़ने जाते हैं, इवन मैरिज के बाद भी कहीं ना कहीं भेदभाव। मैं नहीं कह रहा कि सबके साथ होता है, लेकिन फिर भी अगर 50% वुमेन पॉपुलेशन है तो 50 में से 45% के साथ तो जरूर थोड़ा सा इनह्यूमन ट्रीट उनको किया जाता है। मीन्स उनको उतने अधिकार नहीं दिए जाते जितने मेल को मिलते हैं, या उनको उतना काबिल नहीं समझा जाता। ये कहीं ना कहीं समाज में ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने वही कहा है कि आपको अगर सही मायने में समझना है, मोरल सेंस में आपको रिकॉग्नाइज करना होगा सोसाइटी को, और वहाँ पे आपको सभी लोगों को इक्वल मानना होगा, चाहे वो रिलीजन रूप में हो, चाहे वो इकोनॉमिक रूप में हो, सोशल रूप में हो। और सभी को जब आप इक्वल मानेंगे तभी जो एक बेहतर तरीके से हमारा जो सोसाइटी है वो फंक्शन कर पाएगी। तो देखो इक्वालिटी टॉपिक ही है, इक्वालिटी एज ए प्राइम वैल्यू। उन्होंने कहा डेमोक्रेसी में सबसे जरूरी है इक्वालिटी। तो इक्वालिटी, लिबर्टी, फर्टेनिटी, ये नारा उन्होंने दिया। और याद रखना ये कॉन्सेप्ट वैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी आया था, इक्वालिटी, लिबर्टी, फर्टेनिटी। लेकिन प्लीज़ आप ध्यान रखें, अंबेडकर का जो ये व्यू है ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर बिल्कुल नहीं है। ये अपना जो इनका व्यू है ये सोशल डेमोक्रेसी के को लेके इन्होंने बोला है कि समाज जो है वो इक्वल हो, और वहाँ पे लिबर्टी हो, सबको अधिकार हो, फर्टेनिटी, बंधुता हो, भाईचारा हो, और यही सबसे मेन फंडामेंटल अधिकार उन्होंने बोला। और सबसे उन तीनों में से भी सबसे ऊपर उन्होंने रखा है इक्वालिटी को। इसके अलावा उन्होंने बोला कि जैसे देखो हिंदू जो सोशल ऑर्डर है उसमें प्रॉब्लम क्या थी। तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे इनइक्वालिटी थी, क्योंकि आपको पता है 4 वर्ण में सोसाइटी डिवाइड थी, सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। हर एक जो वर्ग है वो पर्टिकुलर एक ही तरीके का काम करेगा, और ये जन्म से ही डिसाइड हो जाता था, मीन्स आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये हिंदू सोशल ऑर्डर को लेके उन्होंने पॉइंट आउट किया, और उन्होंने कहा कि ये जो फिक्स है स्टेटस, मीन्स आप इसको जो चेंज नहीं कर सकते, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है हिंदू सोसाइटी या मीन्स हिंदुस्तान को गुलाम बनाने में। जब अम्बेडकर से पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि हमेशा हिंदुस्तान गुलाम क्यों रहा, मुट्ठी भर लोग यूरोपियन लोगों ने यहाँ पे रूल किया, तो उन्होंने उसका जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताई वो बताई फ्रेगमेंटेड सोसाइटी का होना, कि यहाँ पे समाज टुकड़ों में डिवाइड है। और जब समाज टुकड़ों में जो डिवाइड होगा, जहाँ पे लोग जो हैं वो इक्वल हैं ही नहीं, अपने आप को समान मानते ही नहीं, तो वहाँ पे गुलाम बनाना, एक दूसरे को से लड़वाना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है ना। तो उन्होंने वही कहा कि इस चीज़ को ख़त्म करना होगा, तभी सही मायने में हम बेहतर बन पाएंगे और हमारा जो कंट्री है वो ग्रो कर पाएगी। तो वर्ण सिस्टम ये सब मैं आपको बता चुका हूँ कि ब्राह्मणिकल जो डॉक्ट्राइन थी, जो ब्राह्मण्स ने जो एक वर्ण सिस्टम का जो सिद्धांत बनाया था, वो प्योर इनइक्वालिटीज़ के आधार पे था, और वो जन्म से ही वो चीज़ डिसाइड की जाती थी। तो कुछ सोशल कंडीशंस वो बताते हैं कि जो ज़रूरी हैं कि आप समाज में सभी को इक्वल माने, आप सोशल सबको इकोनॉमिक सिक्योरिटी दें, मीन्स लोगों को एक समान अवसर हो इकोनॉमिक रूप में, और सभी को नॉलेज करने का एक्सेस मिले। ये तीनों चीज़ें जहाँ पे होंगी वहीं सही मायने में डेमोक्रेसी वहाँ पे अच्छे से फ्लोरिश करेगी, मतलब फलेगी, बढ़ेगी। इसके अलावा टॉपिक है सेफ गार्डिंग फंडामेंटल राइट। जो अम्बेडकर थे उन्होंने हमेशा से माना कि फंडामेंटल राइट, लोगों को कुछ अधिकार मिलें, और जिसमें वो सभी लोगों को मिलें, जिसको कोई भी ब्रेक ना कर सके। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन उन संविधानों की रक्षा करे, उन फंडामेंटल राइट की रक्षा करे। ठीक है। तो फंडामेंटल राइट को सेफ गार्ड करने की, मीन्स उनको बचाए रखने की बात अम्बेडकर करते हैं।
इसके अलावा उन्होंने इस बात पे भी जोर दिया कि जो वीक और वल्नरेबल जो सेक्शन है, क्योंकि इनके साथ हमेशा से भेदभाव होता आया है, इसलिए इस वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, वो जोर दे, ठीक है, और इन लोगों के अधिकारों की जो रक्षा है वो की जाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो राज्य का जो काम है, स्टेट का जो गवर्नमेंट का जो काम है, वो न्यूट्रल होना चाहिए। मीन्स न्यूट्रल नहीं, सॉरी, न्यूट्रल होने की बजाय उनको इन चीज़ों, देखो आप इसको ऐसे समझो इस पॉइंट को, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल टीचर है, तो हमारे यहाँ तो कई बार क्या होता है कि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं उन पे टीचर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर का काम तो भाई उन लोग स्टूडेंट पे होना चाहिए जिन जो बेचारे कमज़ोर है, जिनको कम समझ आता है, ठीक है, तभी तो सही मायने में इक्वालिटी होगी। अब आप जो खुद में ही टॉपर है स्टूडेंट, आप उसी को ही ज़्यादा और ज़्यादा जोर दे रहे हैं, तो उससे होगा क्या? जो बेचारे पीछे रह गए वो तो फिर क्लास छूट ही जाएगी, उनकी तो एजुकेशन फिर समझो कुछ टाइम बाद बर्बाद ही हो गए वो तो सेम है, राज्य का काम सिर्फ जो अपर लोग हैं, प्रिविलेज जो वर्ग है, सिर्फ उन्हीं को ही देखना नहीं है। स्टेट का काम या फिर चुप रहना भी नहीं है, न्यूट्रल भी स्टेट को नहीं होना चाहिए। राज्य का काम है देखे कि समाज में कौन सा तबका, महिलाओं की स्थिति क्या है, वल्नरेबल सेक्शन की स्थिति क्या है। अगर उनकी स्थिति बेकार है, अगर उनकी स्थिति सही नहीं है, तो सरकार को उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। भाई आपको दिखने में तो ऐसा लगेगा कि नहीं हमें न्यूट्रल रहना चाहिए, मीन्स हमें किसी को भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। भाई मैंने 3 तरीके के टीचर मान लो आप ले लो। एक टीचर है जो सिर्फ ध्यान दे रहा है प्रिविलेज मीन्स अच्छे स्टूडेंट पे, इंटेलिजेंट स्टूडेंट पे, वो भी गलत है। एक टीचर है जो कह रहा है कि तुम्हें पढ़ना है पढ़ो, किसी को नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, और वो न्यूट्रल है, तो देखो कहीं ना कहीं ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि उससे क्या है, जो पढ़ने वाले हैं वो तो पढ़ ही जाएंगे, लेकिन जो पीछे रह गए वो। तो सही टीचर का कौन सा टीचर सही मायने में बेस्ट टीचर है, जो थोड़ा सा और बारीक और बेहतर तरीके से अपने आप को भी बदले, और जो कमजोर स्टूडेंट उनसे बात करे कि भाई कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, आपको क्या दिक्कत है, और उनको थोड़ा उठाए, उनको थोड़ा सा पुश करे कि भाई आप भी कर सकते हो। तो सेम है, राज्य का जो काम है वो है ऐसे जो वल्नरेबल सेक्शन है, या चाहे वो वुमेन है या जो भी वर्ग है, उनके भलाई के लिए काम करना ही राज्य का काम है। और उन्होंने फिर यही कहा है कि फंडामेंटल राइट की तब तक कोई मीनिंग नहीं है जब तक आप वीकर सेक्शन को प्रोटेक्ट नहीं करते। मीन्स आप संविधान में एक तरफ तो कहते हैं, अभी ले लो हमारे यहाँ पे देखो दहेज से रिलेटेड भी कानून है, हमारे यहाँ पे प्रॉपर माइनॉरिटी से रिलेटेड भी अधिकार, कितने सारे कानून हैं, लेकिन क्या उन सभी कानूनों की रक्षा होती है? ग्राउंड लेवल पे वो नहीं दिखाई देता। तो अम्बेडकर ने यही कहा है कि सिर्फ संविधान में आप फंडामेंटल राइट दे देंगे उससे ही चीज़ें नहीं हो जाएंगी। आप सभी लोगों से एक मेरी रिक्वेस्ट, अगर मौका मिले तो आप एक मूवी देखना, जय भीम, ठीक है। उस मूवी में साफ साफ दिखा रखा है कि कैसे कस्टोडियल डेथ कर दी जाती है, एक गरीब, एक ट्राइबल पीपल जो है बेचारे गरीब लोग, उसको उठा करके और कैसे जेल में डाल के उसकी हत्या कर दी जाती है। और बहुत अच्छी मूवी है और वो रियल स्टोरी बेस है, तो प्लीज़ आप हो सके तो उसको जरूर देखें। तो यहाँ पे अम्बेडकर यही कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ आप संविधान में बड़ी बड़ी बातें कर दो, आप वहाँ पे फंडामेंटल राइट दे दो, ठीक है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो चीज़ें दिखाई नहीं दे। ग्राउंड लेवल पे आज आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हो। जो प्रिविलेज, जैसे जय भीम में मैं बता रहा हूँ कि जो मुट्ठी भर जो प्रिविलेज, जो सरपंच और जो पावरफुल लोग हैं, वो उन बेचारे ट्राइबल्स के ऊपर इंजाम लगवा देते और उसको फंसा देते हैं। तो यही वो कहना चाह रहे हैं अम्बेडकर कि राज्य का जो काम है, वहाँ पे पुलिस की नाकामी दिखाई गई है जय भीम में, कि पुलिस कितना गंदा भेदभाव करती है, गरीब लोगों को तो वो बिल्कुल कीड़े मकोड़े की तरह ट्रीट करती है, लेकिन संविधान कैसे उसकी रक्षा करता है। तो बहुत प्यारी मूवी है, प्लीज़ आप उसे देखें। तो अम्बेडकर का व्यू आपको समझ आ गया होगा कि फंडामेंटल राइट का तब तक कोई मीनिंग नहीं है जब तक राज्य जो है वो वीकर सेक्शन को प्रोटेक्ट ना करे। और लास्ट में एक टॉपिक है स्टेट सोशलिज्म एज ए फीचर ऑफ वेलफेयर स्टेट। उन्होंने मैं अच्छे से आपको बता चुका हूँ कि स्टेट सोशलिज्म की वो बात करते हैं। मीन्स पहले तो वो चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट आए वो चुन के आए, रिप्रेजेंटेटिव हो उसमें, और इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल, या वोटिंग के द्वारा वो चुने जाएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो प्रॉपर। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो गई, और पार्लियामेंट डेमोक्रेसी के बाद जो गवर्नमेंट बनी वो वेलफेयर स्टेट के रूप में एस्टेब्लिश हो, मीन्स लोगों के भलाई के लिए काम करे, और इकोनॉमी पे कंट्रोल राज्य का हो। यही सोशलिज्म है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये आप समझ लेंगे, बहुत ईजी है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। और अम्बेडकर ने यही कहा है कि इकोनॉमी के ऊपर सोशलिज्म मीन्स स्टेट का कंट्रोल हो, और इंडस्ट्री वगैरह लगें खूब, हमारे यहाँ इंडस्ट्री भी एस्टेब्लिश हो, ठीक, उद्योग लगें, लेकिन उन सभी पे कंट्रोल राज्य का हो। और राज्य का कंट्रोल भी कब तक हो? जब तक समाज में वो बराबर इक्वालिटी जब तक नहीं आ जाती।
इसके अलावा उन्होंने अम्बेडकर्स ने ये भी कहा कि ब्राह्मणिज्म और कैपिटलिज्म ये सही चीज़ नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणिज्म कॉन्सेप्ट में वर्ण सिस्टम, तो ये साफ इनइक्वालिटी है। और कैपिटलिस्ट, आप याद रखना, अम्बेडकर बिल्कुल ऐसा नहीं कि कैपिटलिस्ट के तो कट्टर विरोधी थे, वो ये कहना ये चाह रहे थे कि भाई कैपिटलिज्म जो है वो इंडिया के लिए सही नहीं है, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है। तो अगर यहाँ पे कैपिटलिज्म बहुत ज़्यादा आएगा तो उससे तो समाज और ज़्यादा इनइक्वल होगा। तो इसीलिए अंबेडकर का जो ये सोशलिज्म को अंबेडकर सपोर्ट करते हैं, और कैपिटलिज्म और ब्राह्मणिज्म जो कॉन्सेप्ट है उसके वो अगेंस्ट है। फिर एक कॉन्सेप्ट है ये स्ट्रगल्स फॉर डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़, कि डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ के लिए स्ट्रगल्स मीन्स यहाँ पे इसका मतलब है कि सोसाइटी जो है वो एसोसिएटेड होनी चाहिए, मीन्स लोगों को एक दूसरे के साथ मिल के रहना चाहिए, एक दूसरे पर्सनस की फील्डो जो बींग्स हैं, मीन्स हमारे जो आसपास रहते हैं जो लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसके अलावा हमें आइसोलेट ना रह के हमें कम्युनिकेशन करना चाहिए। तो ये वो बताना चाह रहे हैं कि कैसे एक आइडियल सोसाइटी हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो आइडियल सोसाइटी हम तभी बना पाएंगे जब हम कम्युनिकेट करेंगे, हम एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड मीन्स मिल के रहेंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, और एक दूसरे के कंसर्न्स को समझेंगे, एक दूसरे के दुख को समझेंगे। एथिक्स, गुड वैल्यूज़, मोरल वैल्यूज़ अगर इंसानों में है, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट है, अगर हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिल के रह रहे हैं, तब सही मायने में आइडियल सोसाइटी एस्टेब्लिश होगी। और ठीक इसका उल्टा, अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर समझो जो ये डेमोक्रेटिक सोसाइटी है उसके आगे प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, स्ट्रगल क्रिएट हो जाएगा। तो इसी चीज़ को दो व्यू में आप समझ सकते हो। आपसे कोई पूछे कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम कब आ सकती हैं, तो आप ये ठीक इसका उल्टा बोल देंगे। आप कहेंगे कि लोग अगर आइसोलेट हैं, मीन्स दूर दूर एक दूसरे से रह रहे हैं, ना कोई बात कम्युनिकेट कर रहा है एक दूसरे से, ना एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी के सामने खतरा है। और अगर डेमोक्रेटिक सोसाइटी, आइडियल सोसाइटी को हमें बेहतर बनाना है तो क्या करेंगे, तो ठीक इसका उल्टा, जहाँ पे रिस्पेक्ट करें एक दूसरे की, मिलजुल के रहें, कम्युनिकेशन करें, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो एक ही चीज़ों को पढ़ने के दो तरीके हैं। तो ये था दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी था। तो आई होप आप इन सभी पॉइंट्स को अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, और अंडरलाइन करने के बाद आप इस पूरी यूनिट में करीबन 4 से 5 पेज अपने क्रीम आप निकाल लेंगे, ठीक है, जो आपके आंसर में, ताकि कोई भी फिर इस चैप्टर से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन आता है तो आप बेहतर तरीके से उसको बना सकें, ठीक है। खूब सारी मेहनत करें, बड़े सपने देखें और लड़कियों की रिस्पेक्ट जरूर करें। थैंक यू सो मच।